कि अगला कदम अंतिम चरण में रिपोर्ट। उत्तराखंड में टैक्स चोरी की शिकायत, राज्य सरकार के 3 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र की नड्डा से मुलाकात, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम भी साथ रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के हुई चर्चा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए सड़कों और नदियों के किनारे अतिक्रमण हटाने के आदेश, 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश का कहर, उफान पर नदियां, मलबा गिरने से खतरे में आई घर, पहाड़ों में रास्ते बंद। प्रदेश के 63 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जांच, विद्युत सुरक्षा विभाग करेगा जांच। विभाग की जांच के लिए टीमों का किया गठन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड के 75 पुल नहीं है सुरक्षित। सेफ्टी ऑडिट पे हुआ है बड़ा खुलासा, जिनमें से कुछ पुलों की स्थिति ज्यादा खराब है। तो उत्तराखंड के 75 पुल ऐसे हैं जो सुरक्षित नहीं हैं। बताया जा रहा है कि आपको सेफ्टी ऑडिट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया कि 75 पुल जो हैं वो खतरे से खाली नहीं है, जिनमें से कुछ पुलों की स्थिति ज़्यादा खराब बताई जा रही है। सरकार ने तत्काल यातायात रोकने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो आपको देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया गया है कि अब ज़्यादा खतरनाक पुलों पर यातायात रोकने के लिए निर्देश किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादा खतरनाक पुलों पर यातायात रोके गए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया है, जिसमें 75 पुल असुरक्षित निकले। मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद हुआ था ऑडिट। बताया जा रहा है कि देहरादून 13, चमोली में 9, टिहरी में 7, उत्तरकाशी में 6, हरिद्वार में 6, यूएस नगर में 5, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 3, नैनीताल में 2, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में एक पुल सुरक्षित नहीं। तो अहम जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार में 6, यूएस नगर में 5, अल्मोड़ा में 4, नैनीताल में 2, रुद्रप्रयाग में 1, बागेश्वर में 1 पुल असुरक्षित। तो देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड के 75 पुल नहीं है सुरक्षित। सेफ्टी ऑडिट पे हुआ है बड़ा खुलासा। बताया जा रहा है कि कुछ पुलों की स्थिति ज्यादा खराब है। सरकार ने तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं किसानों ने एसडीएम तुषार के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को मांगा पत्र। बताया जा रहा है कि जिसमें सभी माध्यम, छोटे व सीमांत पुरुष और महिला किसानों को खेतीहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह 10,000 पेंशन योजना लागू करने, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के साथ ही आंदोलन में शहीद हुए किसान के परिवार को मुआवजा देने, स्मार्ट सिटी, ऑल वेदर रोड, विद्युत रेलवे, केदारनाथ बद्रीनाथ नवनिर्माण योजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही किसानों ने वर्षों से वन सिंचाई, ग्राम समाज जैसी अन्य भूमि पर काबिज किसानों मजदूरों को मालिकाना हक देने, वर्ग 1, वर्ग 4 के पट्टे की भूमि को लेकर के किसानों की लंबित पत्रावलियों को निस्तारण किए जाना, गन्ना खरीद मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के साथ ही भुगतान 14 दिन में किए जाने, गेहूं, धान राशि आदि फसलों में आग लगने से मंडी परिषद की नियमावली में संशोधन करके 50,000 रुपये प्रति एकड़ किए जाने के समेत कई मांगे रखी। तो उस पे जो है आज हम लोग अभी जो किसानों की जमीन, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है और ये 15 सूत्री मांग पत्र जो सेंटर में, जिसमें 13 महीने वहाँ आंदोलन भी होता रहा है, वो मांगे इसमें सब है। एसके जो हमारा C2 फार्मूला है, जो स्वामीनाथन ने सरकार को दिया था, तो सरकार ने माना था कि हम इसको स्वामीनाथन को लागू करेंगे और सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया। C2 में 1.5 गुना रेट, जो हमारी लागत का 1.5 गुना हमें किसानों को दिया जाए।
उस पर एमएसपी बनाई जाए। उस पर ही एमएसपी नहीं बना रहे। दूसरी एमएसपी जो है वो हमारे यहाँ लागू ही नहीं है। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर के पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर करके वन भूलपुरा क्षेत्र की जनता के साथ बैठक ली और क्षेत्र के सड़कों के गड्ढों भरान से लेकर के बिजली पानी और साफ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी सिटी हरबंश सिंह ने क्षेत्र में शांति माहौल बनाए रखने की अपील की है और ट्रैफिक आदि व्यवस्था को लेकर के लोगों से बातचीत करके रूट निर्धारण किया है। वहीं क्षेत्र के पार्षद सहित तमाम लोगों ने सड़कों के हाल सुधारने जाने की मांग की और कहा कि क्षेत्र में पूरी शांति के साथ मुहर्रम मनाया जाएगा, जिसमें प्रशासन का पूरा सहयोग करने के साथ ही अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार से व्यवस्था पर कोई बाधा ना पहुंचे। में 29 जुलाई को मुहर्रम के पर्व को लेकर यहाँ पर मीटिंग ली गई है और सब लोगों को अवगत करा दिया गया कि उनके द्वारा क्या क्या किया जाना है। सबको सख्त निर्देश दिए गए कि 10 बजे के बाद किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, ताजियों की हाइट 12 से 14 फुट से ज़्यादा ना हो ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ के जो नागरिक हैं उनको द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर कई रोड पे गड्ढे हैं, तो एएमएनए को जो नगर निगम के एएमएनए उनको अवगत करा दिया गया। उन्होंने गड्ढे भरने की अनुमति कहा है कि गड्ढे भर दिए जाएंगे और ये जो त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो इसके लिए सारे विभाग सक्रिय हैं। जो आगामी त्यौहार है हमारा मुहर्रम का, उसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक मनपुरा थाने के अंतर्गत की गई है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनके द्वारा जो हमारे जो मुहर्रम के जुलूस का जो रूट होता है उस पर जो जो व्यवस्थाएं करानी है उसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरवाने के लिए इसमें आदेशित कर दिया गया है। हमारी मांगे ये थी, जो गड्ढे जो सड़कें खराब हैं उनको पहले भरा जाए, बाकी जो ट्रैफिक में जो रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनको हटाया जाए और जिस रोड से जो हमें आदेश मिले हैं, जिस रोड से मुहर्रम निकालने उसी रोड से निकलेंगे और 10 बजे तक का समय दिया गया है ढोल ताशे बजाने का। और मैं प्रशासन का आभारी हूँ, हमेशा ये चलता आया है, आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है और उम्मीद करते हैं आगे कोई ऐसी बात होगी भी नहीं। अगली खबर लक्सर से, जहां पर युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छात्र को वास्तविक दुनिया में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धा, रोजगार परक और आत्मविश्वासी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा युवा कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना बेहद ही जरूरी है। इस मौके पर युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद कुमार चंद्र पांडे ने कहा कि लक्सर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में लगभग 220 बच्चे इलेक्ट्रीशियन, टेलर व डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कराने के बाद ही स्थानीय कंपनियों में उनका साक्षात्कार करा करके रोजगार दिलाया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। देखिए, मैं साधुवाद देना चाहूँगी हमारी छोटी बहन मनुमान पवार को कि वो 2006 से इस काम को कर रही हैं। ये युवा कल्याण विभाग के द्वारा करी जा रही है और ये बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं, जिससे कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा ऋण भी दिलवाया जा रहा है इनके द्वारा। जो बच्चे अपना काम शुरू करना चाहते हैं इनके द्वारा उनको हेल्प की बात है, साधुवाद की पात्र हैं। और पहले बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ के बच्चे रुकी जाया करते थे, बाहर जाया करते थे, लेकिन बाहर के बच्चे यहाँ पर आकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपना रोजगार जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राज्य सरकार की स्कीम है जिसमें हम स्थानीय युवाओं को डाटा एंट्री ऑपरेटर और सिलाई कढ़ाई और इसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रीशियन आदि अलग अलग टाइप के कोर्स कराते हैं और इनसे इनको स्वावलंबन की एक भावना इनके अंदर देते हैं कि कुछ कौशल विकास हो जाए और उसके कौशल विकास के बाद ये लोग अपना स्वरोजगार करें। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सेंटर है हमारा जो चयनित किया गया है, उसका यहाँ उद्घाटन है। जिस अवसर पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर करीब अलग अलग विधाओं में कम से कम 220 लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अलग अलग सेंटर्स हैं जो यहाँ चलाएंगे यहाँ की संचालिका। समय समय पर इस पर जो है इसका अनुश्रवण विभाग द्वारा किया जाएगा।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर में देर रात एक्सयूवी कार में आए अज्ञात चोरों ने ई रिक्शा शोरूम से चोरी कर लिया। लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी। बता दें कि लक्सर नगर के गोवर्धनपुर रोड पर अजय चौधरी का ट्रैक्टर के नाम से फार्म है जिसपे ई रिक्शा शोरूम भी संचालित है, जिसमें चोरों ने लोहे की जाली काटकर के लाखों रुपए से अधिक का सामान चोरी कर लिया। कोतवाली के एसएसआई अंकुर शर्मा के मौके पर पहुंच करके घटना की जानकारी दी। इस मामले में शोरूम स्वामी अजय चौधरी ने घटना की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सितारगंज में मुहर्रम को लेकर के अमन कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, जिसपे शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने अपने सुझाव रखे। सीओ ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि शहर में अमन शांति के साथ मुहर्रम को निकाला जाए, छोटे से छोटे मुहर्रम को बनाया जाए जिससे कोई आने जाने में दिक्कत ना हो। शांति व्यवस्था बनाए रख के मुहर्रम निकालने के लिए जो रूट तय हुआ है और पुराना जो उसी रूट से ही मुहर्रम करबला के लिए जाएंगे, कोई नया रूट जारी नहीं किया जाएगा। मुहर्रम के दौरान कोई भी शहर में उत्पाद ना मचाए, जो भी उत्पाद मचाएगा उसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम आने से 2 घंटे पहले विद्युत को काट दिया जाएगा जिससे कोई दुर्घटना ना हो। जल विभाग से कहा गया कि जल आपूर्ति पूर्ण रूप से की जाए, असामाजिक तत्वों से सावधान रह जाए। कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी हुड़दंग मचाएगा तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाए, उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब सशक्त उत्तराखंड एट 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का गठन किया गया है। इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी भी, जिसके बाद सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन के थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुलेआम बाजार से होगी। बता दें कि इस पद का मानदेय 4 लाख रुपए प्रति माह, 6 सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी। वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत प्रचार अभियान के अगले चरण में भाजपा अब लोकसभा सांसदों की अगुवाई में गांव-गांव में प्रवास और संपर्क अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक में राज्य के सभी सांसदों को ये निर्देश दिए गए हैं। आज देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी सेतु का गठन किया गया है। इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष, नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे।
इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी। इस पद का मानदेय 4 लाख रुपए प्रति माह है। 6 सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी। वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। सेतु आयोग हमारा चूंकि पहले जिस प्रकार से राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी की तर्ज पर हमने सेतु का भी गठन किया है। और निश्चित रूप से सेतु भी हमारा राज्य के प्रत्येक नियोजन पर, राज्य पर होने वाला जो हमारा निवेश है, राज्य पर होने वाला अवस्थापनाएं हैं, उन सभी पर काम करेगा। और एक मैं समझता हूँ कि सेतु के बनने से हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के, विभाग वही है, योजना आयोग को नीति आयोग, क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में, ये रिपोर्ट में कहा गया है। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था, ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत प्रचार अभियान के अगले चरण में भाजपा अब लोकसभा सांसदों की अगुवाई में गांव-गांव में प्रवास और संपर्क अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक में राज्य के सभी सांसदों को ये निर्देश दिए गए हैं। भाजपा का दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के सांसदों को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा सांसदों ने विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं। मेरे को लगता है कि पढ़े लिखे लोग विरोध करेंगे, क्योंकि कुछ जो अंधभक्त है उनका मैं नहीं कह सकता, जिनकी आंखों में हिंदू मुसलमान का पर्दा ढका हुआ है मैं उनका नहीं कह सकता, लेकिन जो जागरूक नागरिक होगा, जो पढ़ा लिखा नागरिक होगा, जरूर प्रतिकार करेगा, विरोध भी करेगा। कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी सरकार की ओर से गठित सेतु नागरिकों के विकास, उनके कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करेगा, जन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा, विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, सभी समूहों का समावेश करेगा, राज्य के युवाओं के लिए अवसरों की समानता, पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास समेत तमाम कार्य करेगा। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सांसदों की अगुवाई में गांव-गांव में प्रवास और संपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिससे बीजेपी को चुनाव में इसका लाभ मिल सके। देखना होगा राज्य को सेतु से क्या लाभ मिलता है और 2024 का लोकसभा चुनाव क्या परिणाम लाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने आईडीपीएल ऋषिकेश पे पूर्व कर्मचारियों के आवासों को ध्वस्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को उसे 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने की। बता दें कि गुलशन बनोट व आईडीपीएल के पूर्व कर्मचारियों ने राज्य सरकार के 19 जुलाई 2023 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आईडीपीएल के कर्मचारियों के आवासों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। सिविल कोर्ट ने डिमोलिशन ऑर्डर पिटिशनर्स के लिए स्टे कर दिया है और सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए ऑर्डर किया है और उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा। बागेश्वर से, जहां पर कारगिल शहीद डूंगर और मजवे गांव में कई विद्युत पुल जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे सकते हैं। कारगिल शहीद डूंगर और मजवे गांव के ग्रामीण जिलाधिकारी बागेश्वर से जड़ता ने दरबार में कई बार फरियाद लगा चुके हैं। हाल ही में चमोली हादसे में विद्युत करंट से उजड़ चुकी जिंदगी से घबराए मजवे और डूंगर गांव के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया में अपनी बात साझा की, जिसके तहत 5 घंटे के भीतर ही कुमाऊं कमिश्नर ने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा साझा की गई समस्या को जल्दी समाधान करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।
नैनीताल में जनपद प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने राज अतिथि गृह में आपदा प्रबंधन की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों को त्वरित गति से कार्य करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने व बरसात के मौसम को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। रेखा आर्य ने कहा कि मानसून सत्र में आपदाओं की संभावना बनी रहती है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। एनएच अधिकारियों को सड़क किनारे बनी नालियों की सफाई करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इतने घंटे लेट अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं, बैठक में पहुँचे हैं और आपदा को लेकर बड़े संवेदनशील विषय को लेकर आज बैठक थी। एक तो इसी से उनकी संवेदनशीलता दिख रही थी। दूसरी बात यह है कि एनएच के जब हम पिरुमदारा क्षेत्र को जब हम देख रहे थे तो ये हमने महसूस करा कि एनएच के लगते हुए जो रोड के लगते हुए जो नाले थे वो नाले बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलीथीन से कचड़े से पूरी तरीके से भरे हुए थे। तो पानी की निकासी होगी कहाँ? संभवतः 2-3 दिनों के अंतर्गत जो है इस कार्य की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हमें भी और प्रशासन को भी अवगत कराएंगे। ये स्पष्ट निर्देश दे हमारे जो चाहे वह चंपावत जनपद हो चाहे हमारा नैनीताल जनपद हो, आपदा में किसी भी प्रकार की सुस्ती जो है मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते भी और जिम्मेदार मंत्री होने के नाते भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोईवाला में सरकार की नया शहर बसाने की योजना के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। किसानों और ग्रामीणों की महापंचायत और बैठक रोज डोईवाला में हो रही, तो वही आज डोईवाला में भूमि बचाओ घर गांव बचाओ महापंचायत आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व किसान नेता जगतार बाजवा डोईवाला पहुंचे। महापंचायत में संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन नहीं लेने देंगे। वहीं जगतार बाजवा ने कहा कि किसान अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बनना नहीं है भाई, पहले गए तो जरूरी है। बस क्या युद्ध रोज लड़ा जा, लेकिन फौज में तैयार रखने पड़े किसी भी हक जाएंगे और किसानों की जमीन ले कौन लेगा? देखिए, सरकार के मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं, अगर उसमें दम है तो आज मुख्यमंत्री को आप जैसे मीडिया के बंधुओं को बुला करके ये घोषणा कर देनी चाहिए और विधिवत रूप। खबर हरिद्वार से बता दें, जहां पर भारी बारिश के चलते खतरे की जद में आई मनसा देवी पहाड़ी के निरीक्षण के लिए शासन द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। जिले के आला अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी का भ्रमण करके जगह जगह से दरक रही पहाड़ी का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम ने बताया कि इस बार बारिश में मनसा देवी पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है। यहाँ के आबादी क्षेत्र खतरे की जद में आ गए हैं। तो मनसा देवी वाला जो हमारा पैदल ट्रैक है प्लस उसकी जो साथ की जो कनेक्टिविटी जो हमारी हिल्स है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में स्लाइड हुआ है। तो उसी क्रम में आज जो हमारे CBRI के डायरेक्टर साहब आए हैं और GIS की टीम आई है, उनके साथ सारे पॉइंट का विजिट कर लिया गया है कि जहाँ जहाँ स्लाइड हो रहा है और जहाँ जहाँ जो एक आबादी के साथ का जो लगता हुआ एरिया है और जहाँ इमीडिएटली ट्रीटमेंट किया जाना है तो सभी जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है। और बाकी जो भी एक्सपर्ट टीम की एडवाइस रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग DM सर के चीज़ों को नॉलेज में ला के हमने करीब 5-6 स्पॉट देखा जहाँ पे स्लोप पे प्रॉब्लम है, जिसमें से एक मेजर है जो साइड का जो पहाड़ी है उसमें बहुत पहले से ही भूस्खलन हो रहा है। ये जब हम लोग CBRI में थे तब से ही हो रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ पे अति वृष्टि के कारण बारिश के कारण अभी ये लैंडस्लाइड थोड़ा एग्रावेट हुआ है। प्रारंभिक रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के लिए आए थे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है क्या है उसे समझने के लिए।
फिर हम एक कमेटी बना के फिर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान करेंगे, जिसमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।